हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे भूगोल को। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री कवर करी है और उसके बाद हमने भारतीय कला एवं संस्कृति को कवर किया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके फेज 12 का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का 2024 में अभी हुआ था। ये मतलब जो है जुलाई के महीने में। ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन हमारे टॉपिक वाइज पूछे गए हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके 2024 में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपका एमटीएस का पेपर है, सीजीएल का भी चल रहा है आपका, और एसएससी जीडी। ठीक है, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी जो प्यारे छात्र है, जो प्यारे भाई है, वो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा भूगोल का। उपग्रह उपग्रह अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो उपग्रह होता है सैटेलाइट, वो अपने आप में संचार का एक टेलीकम्युनिकेशन का तरीका है और ये संचार के अन्य जो साधन होते हैं उनका उपयोग को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल विज्ञान पृथ्वी की सतह पर और सतह के नीचे जल के वितरण और संचलन के साथ साथ जल की उपलब्धता और स्थितियों पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन है। तो जल विज्ञान क्या है? ये पृथ्वी की सतह पर सतह के नीचे जल के वितरण और संचलन के साथ साथ जल की उपलब्धता और स्थितियों पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन है जल विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में की जाती है। बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बेवर नामक जो आदिम खेती है वो मध्य प्रदेश में होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है। एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है जिससे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होती है। यानी पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले एक तूफान के कारण वर्षा होती है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर से। ठीक है, इसका मतलब ये है जो हमारे पूर्वी राज्य है, भारत के जो पूर्वी राज्य है, उनमें जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ की तरफ से आने वाले एक उष्णकटिबंधीय तूफान से होती है। उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है, याद रखना। भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार है? सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट के भंडार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में मैग्नेटाइट के 72% भंडार है? तो वो आपका कर्नाटक है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटाइट है वो आपका कर्नाटक में है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एम किस प्रकार की जलवायु का कूट है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट, तापमान महासागरों की लवणता पर तापमान महासागरों की लवणता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। तो आंतरिक ग्रह आपका बुध है। दिए गए जो विकल्प है इनमें आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, याद रखना। भूगर्भीय रूप से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। क्यों, कौन सा माना जाता है बेटा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, याद रखना। एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। इन चार ऑप्शन में से कौन है जो समुद्री
जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो इनमें आपका है देशांतर। ठीक है, जो देशांतर है ना, देखो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए हमें जो है 4 मिनट का टाइम लगता है, याद रखना। कितने मिनट का लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 15 देशांतर कवर करने पे हमें 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, हमारे भारत का जो समय लिया गया है वो 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास से एक गांव पड़ता है नैनी, नाम क्या है इसका? नैनी। इस गांव से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसम का हिस्सा नहीं है। यानी कौन सा मौसम है जो भारत के 4 मौसम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके जो है फेज 12 में आए हुए हैं, जो सितंबर के महीने में हुआ था। इसके बाद में सीपीओ का पेपर हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका सही जवाब है बेटा दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। क्या है? दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। 12वां क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन, द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसके बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? हैरी हेमंड हेस ने, हैरी हेमंड हेस ने। तो 1962 में द हिस्ट्री ऑफ द ओशन बेसिन्स प्रकाशित की गई थी, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया। यानी सबसे पहले जो प्लेट विवर्तनिकी है, ये सिद्धांत हैरी हेमंड हेस की एक किताब थी जो 1962 में पब्लिश हुई थी। नाम था उसका द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स। ठीक है, इसमें बताया गया था। ठीक है ना, आपको पता ही है हमारी जो प्लेट प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उनके कारण ही जो है भूगर्भिक हलचल पैदा होती है। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन है, सांभर लवण झील यानी सांभर झील, सांभर साल्ट लेक किस राज्य में? राजस्थान में। और आपको पता है जो सांभर झील है, ठीक है, सांभर जो झील है इसमें भारत का सबसे ज़्यादा नमक पैदा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नमक पैदा होता है वो सांभर झील राजस्थान में होता है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है। और ये जो उड़ीसा की चिल्का झील है इसमें भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग भी होती है, और ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनके प्रजनन का सबसे प्रमुख स्थान भी यही है। ठीक है, कोडरमा गया हजारीबाग, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है बेटा? अभ्रक के लिए। तो कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कोडरमा किसके लिए जाना जाता है बेटा? अभ्रक के लिए जाना जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में गुजरती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, याद रखना। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए, पाक्योंग हवाई अड्डा, पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में स्थित है, याद रखना। ठीक है, पाक्योंग जो है ये हवाई अड्डा है जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा सिक्किम पहले एक देश था जिसे जिसे 36वें संशोधन के द्वारा, सिक्किम पहले एक देश था इसे 36वें संशोधन के द्वारा जो है भारत का राज्य घोषित किया गया था या भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखना। और अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। ठीक है, इसे इंग्लिश में एपीहिलियन और पेरिहिलियन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो वो घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो ये घटना घटित होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना
प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में चला जाता है? 80%। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पर जितनी भी लाइट सूर्य की पड़ती है, उस लाइट का 80% वापस जो है अंतरिक्ष में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में है बेटा? आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। 21वां, भारत में तृतीय कोयला किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। तो आपको पता है कोयले की 3 वैरायटी होती है। नंबर 1 एंथ्रासाइट कोयला, जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% टू 100% के बीच में होती है। ठीक है, इस कोयले को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका बिटुमिनस कोयला। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका लिग्नाइट कोयला, और उसके बाद आता है आपका पीट कोयला। तो कोयले की 4 वैरायटी होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। मेघालय, मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। गारो खासी जनजाति आपकी मेघालय में पाई जाती है, याद रखना। और जो मासिन राम मेघालय है, मासिन राम जो मेघालय में है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, 22वां है, भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? तो दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, ओके। भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो है आपकी चाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये मैंने आपको बताया है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। चलो छोटे इसको। 24वां देखिए, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में है। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो लोहे की पट्टी है, लौह अयस्क की पट्टी है, बेल्ट है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे, मैकेनिकल रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र को दुर्बल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, दिल्ली और अमृतसर के बीच में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। NH1 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो शेरशाह सूरी मार्ग जो है दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। ठीक है, जिसे NH1 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो शेरशाह सूरी था ये अफ़गान था। ठीक है, और इसके बचपन का नाम फरीद खान था। इसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में भी इसने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं देश छोड़कर ईरान भाग गया। ठीक है, उसके बाद 1545 में कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1542 में 1542 में इसने रुपया नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो आत्मकथा है वो इसके दरबारी इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाही के नाम से लिखी थी। और इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। और इसे इसके मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं, भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, तो रबिया उद दौरानी जो है औरंगजेब की पत्नी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह बेटा राजस्थान में। केवलादेव जो है आपका राजस्थान में है। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। 28वां, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ,
किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पूर्वी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ के कारण होती है, याद रखना। 29वां क्वेश्चन है, ताप पर्वण स्तर, थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की दूसरी परत है। वायु को क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अभिवहन कहा जाता है। ENSO जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है? ला नीना। क्या है? ला नीना। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है? तो आपके नंदा देवी। ठीक है। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विगेशन। क्या कहलाती है? विगेशन। तो ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विगेशन कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? विगेशन कहलाती है। किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण से भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? रबी की फसल को। यानी पंजाब में जो बारिश आती है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण का मतलब है जो सर्दी के समय में चक्रवात आते हैं। ठीक है। और उष्ण का मतलब क्या होता है? जो गर्मी के समय में चक्रवात आती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवाती जो तूफान होते हैं, ठीक है, उनके कारण होती है, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। 36वां, 1977 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कौन सा भू स्तर मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था जो दृश्यमान प्रकाश और अवरक्त तरंग दैर्घ्य दोनों पर पृथ्वी की मौसम छवियां प्रदान करता है? उसका नाम था मेटियोसैट। क्या नाम था? मेटियोसैट। तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? डिगबोई और नाहर कटिया। ये दोनों के दोनों जो आपके असम में है। ठीक है। तो तेल क्षेत्र के दोनों समूह, एक तो डिगबोई असम में है और नहर कटिया भी आपका असम में है। दोनों ही जो है तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ये आपका मेरियाना खाया, मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है और ये आपकी फिलीपींस देश के पास पड़ती है। कहाँ पड़ती है? फिलीपींस देश के पास पड़ती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का क्या है? मुख्यालय है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। जब फिलीपींस है, फिलीपींस के जो चौथे राष्ट्रपति थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे, जिसकी स्मृति में जो है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना। 2019 में ये NDTV के जो एडिटर थे रवीश कुमार, उसे दिया गया था। नेक्स्ट 39वां, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है? इनमें से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है? ठीक है। तो कोयले के लिए एक तो झरिया प्रसिद्ध है और एक रानीगंज। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो झरिया और रानीगंज आपके कोयला के प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद 40वां, निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह ओशन फ्लोर का भाग नहीं है? तो एक तो अगाध सागरीय निदाय नहीं है। ठीक है। जबकि महादेशीय ढलान भी है, महादेशीय निदाय भी है, अगाध सागरीय मैदान भी है। इनको छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? आपकी खीरा जो है रबी की फसल नहीं है।
इसका मतलब सरसों भी रबी की फसल है, और गेहूँ भी आपका रबी की फसल है, और ज्वार भी यानी जौ भी जो है रबी की फसल है। तो सरसों, गेहूँ और जौ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में कौन सा नहीं है? नाहर, कटिया नहीं है गुजरात में। इसका मतलब कलोल आपका गुजरात में है, कोसंबा गुजरात में है, और नवगाम भी गुजरात में है। ये तीनों ही आपके तेल क्षेत्र के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, जबकि कृष्णा नदी, महानदी और कावेरी नदी ये तटीय मैदान से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में सबसे अधिक नेट आउट प्रवासी है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेट आउट प्रवासी उत्तर प्रदेश में है। भूटान में कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रैकिंग का ताज माना जाता है? स्नोमैन ट्रैक, स्नोमैन ट्रैक, ठीक है। 46वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? वह दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। संरक्षण किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश या अवक्षेपण को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंधन है। क्वेश्चन नंबर 49, सही कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया एक देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और वियना सम्मेलन का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, ठीक है। तो वियना सम्मेलन भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। ओजोन जो होती है, ओजोन गैस का जो फॉर्मूला है O3 होता है। इसको मापने की इकाई डोप्सन होती है, डोप्सन, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 51वां, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जा सकता, यह है आपका निष्कर्षण। क्या है? निष्कर्षण, ठीक है, याद करना, याद रखना, निष्कर्षण को नहीं माना जाता। जबकि पुनर्चक्रण को माना जाता है, वनीकरण को माना जाता है, और टेरेस फार्मिंग को माना जाता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो हमने करे अभी ये भूगोल के क्वेश्चन थे, जो अभी फेज 12 में पूछे गए हैं, ठीक है। और 51 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली क्लास में हम पॉलिटी को कवर करेंगे। इसमें हम कितने क्वेश्चन है पॉलिटी के देखियो। पॉलिटी के भी आपके 51, 60, 65 क्वेश्चन है पॉलिटी के, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन भी आपको जो है अगली क्लास में मिलेंगे देखने को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास में 65 के 65 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के तो कमी है, उसके बाद फिजिक्स आ जाती है आपकी, बाकी तो कमी है सब चीज़ें, ठीक है। जनगणना, महत्वपूर्ण दिन, पुस्तकें, खेल, करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत पूछ रखी है भाई, कितने क्वेश्चन है इस करंट अफेयर के भी। इससे अगली क्लास में हम इनको कवर करेंगे, करंट अफेयर और पॉलिटी को, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।